हेलो एवरीवन। आज हम भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे, जिसे हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी कहते हैं। उसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, उन पॉइंटों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। अभी तक जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आप सबके सपोर्ट से हम ऐसे बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्राचीन भारत यानी पुराना भारत। भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत यानी पुराने भारत में भारतीय इतिहास के कुछ स्रोत हैं। भारतीय इतिहास के 4 प्रमुख स्रोत हैं, यानी 4 स्रोत हैं। पहले का नाम है धर्मग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक धर्मग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और लास्ट है चौथा पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। अब हम पढ़ेंगे चाणक्य। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिली। यानी चाणक्य द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसे अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से मौर्यकालीन का इतिहास जाना जाता है। कलहर द्वारा रचित राजतरंगिणी को ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। भारत की प्रथम पुस्तक कहा जाता है। यानी ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है उसे भारत की प्रथम पुस्तक कहा जाता है। इसे कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। यानी इस पुस्तक को अगर आप पढ़ लेंगे, राजतरंगिणी पुस्तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे आपको कश्मीर के इतिहास के बारे में जो है पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं, हम राजतरंगिणी के बारे में भी एक वीडियो बना देंगे। किसको चाहिए वो कमेंट में बताएं। प्रणिनी द्वारा रचित संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक यानी पहली पुस्तक का नाम है अष्टधाई से भी प्राचीन भारत इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। यानी एक और पुस्तक है जिसका नाम है अष्टधाई एक प्राचीन भारतीय इतिहास की पुस्तक है, उससे भी आपको जानकारी मिल जाएगी। ये संस्कृत भाषा के व्याकरण की है। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज, टालमी, फहान, हिनसांग, इटसिंग, अल्बारूनी, तारानाथ, मार्को पोलो इत्यादि की पुस्तकें प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न कालों के विवरण की महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यानी इसी तरह के नामों वाली और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो इतिहास को बहुत ही ज़्यादा संक्षिप्त में यानी विवरण में महत्वपूर्ण उनके स्रोत हैं समझाए गए हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यानी मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का एक कोई राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। यानी चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। इसके द्वारा रचित पुस्तक किसके द्वारा मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के द्वारा रचित पुस्तक इंडिका, यानी उस पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका से मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। यानी इंडिका एक पुस्तक है, उसको हम पढ़ लें तो हमें मौर्यकालीन के बारे में संस्कृति के संबंध में उस महत्वपूर्ण यानी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या है मिलेंगी। किसके द्वारा? इंडिका के द्वारा। यानी इंडिका एक पुस्तक है, उसको अगर पढ़ ले तो हमें मौर्यकालीन के बारे में, के समाज के बारे में और बहुत अच्छी तरह से जानकारियाँ मिल जाती हैं। टालमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक भी लिखा है। कई बार प्रश्न पूछ देता है कि भारत का भूगोल किसने लिखा है, तो आपका जवाब होगा कि टालमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा है। किसने लिखा है? टालमी ने। क्या लिखा है? भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा है। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। कई बार प्रश्न पूछता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम जो है, आपको सभी को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं, पर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को कहा जाता है। विक्रमादित्य की कहानी तो वैसे सबको पता होगी, विक्रम बेताल में छोटे बच्चों के रूप में कहानी और ज़्यादा मशहूर है। तो विक्रमादित्य को जो है एक और नाम से बुलाया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आने वाले चीनी यात्री, उनके दरबार में कोई चीनी यात्री आए थे। फहान द्वारा लिखी गई विवरणों से गुप्तकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति की जानकारी मिलती है। यानी उनके दरबार में एक चीनी यात्री आए थे, फहान, इनका नाम था फहान। उन्होंने गुप्तकालीन में समाज एवं संस्कृति की जानकारी मिलती है ऐसी पुस्तक लिखी थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में आने वाले चीनी यात्री हिनसांग, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन से आने वाले थे? चीनी यात्री हिनसांग द्वारा लिखी भ्रमण वृत्ता सी यू की
से छठी शताब्दी के भारतीय समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में पता चला। यानी छठवीं शताब्दी में ये धर्म, राजनीति और समाज के बारे में, समाज, धर्म, राजनीति के बारे में क्या हुआ, पता चला। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में पता चला। और वो किसके द्वारा था? चीनी यात्री के द्वारा था। कई बार प्रश्न पूछ देता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आने वाला व्यक्ति कौन था, तो आपका प्रश्न बन जाएगा कि चीनी यात्री था जिसका नाम क्या था? हेनसांग था। वो भ्रमण करने आया था, यानी घूमने आया था। वो भ्रमण करने आया था, यानी घूमने आया था। और किस शताब्दी में आया था? तो छठी सदी में आया था, यानी छठी शताब्दी में आया था। और उसने क्या किया था? समाज में, धर्म, राजनीति के बारे में पता किया था। इत सिंह नामक चीनी यात्री 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। कौन सी शताब्दी में आया था? 7वीं शताब्दी में आया था। कौन आया था? इत सिंह। अब ये देखिए, अलग पहला था हेनसांग। हेनसांग आया था 6वीं शताब्दी में, पर यह है इत सिंह। इत सिंह जो है चीनी, वो भी चीनी यात्री था। अब वो आया था 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी के अंत में, यानी 7वीं शताब्दी जब खत्म होने वाली थी तब वो आया था भारत में। वो आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया था। यानी उस समय के भारत का उसने जो है विस्तार से वर्णन किया था। उस समय एक बहुत विख्यात, जैसे आज के समय में स्कूल है, विश्वविद्यालय है, उसी तरह का उस समय का एक विश्वविद्यालय था जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। और ये उस समय का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय। अगर पूछ दे कि 7वीं शताब्दी में कौन सा विश्वविद्यालय था, तो पेपर में अगर आ गया तो आप लिख दीजिएगा नालंदा विश्वविद्यालय जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय उस समय के वर्णन में था, उस फेमस था। महमूद गजनवी के साथ दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में भारत आने वाले लेखक अलबारूनी ने अपना विवरण तहकीक ए हिंद। दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में भारत में आने वाले लेखक अलबारूनी ने अपना विवरण हकीक ए हिंद या किताबुल्ला हिंद, भारत की खोज नामक पुस्तकें लिखी। यानी ये हकीक हिंद लिखी, किताबुल हिंद लिखी, और भारत की खोज नामक भी पुस्तक जो है किसने लिखी? महमूद गजनवी ने दूसरी शताब्दी में लिखा था। क्वेश्चन आ जाए कि महमूद गजनवी ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, तो आप हकीक ए हिंद, किताबुल हिंद और भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया। यानी इस पुस्तक में राजपूतों के बारे में, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, रीत के बारे में, रिवाजों के बारे में और राजनीति के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने क्या क्या समझाया है, प्रकाश डाला है, बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अगला है तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था जिसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक दो पुस्तकों में भारतीय इतिहास का वर्णन किया था। पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों में अभिलेख, सिक्के, अवशेष इत्यादि से भारतीय इतिहास की विविध पहलुओं का पता चलता है। अगला पॉइंट है मध्य भारत में भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेसा नगर विदिशा के गरुड़ स्तंभ लेखक से प्राप्त होता है। यानी ये होलियोडोरस उसके लेखक से प्राप्त होता है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जर होम से गृहतत्ववास का साक्ष्य मिलता है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। यानी पुराने सिक्कों को जो है आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य के काष्पण कहा गया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। यानी उन सिक्कों पे लिखने कार्य जो है यवन शासकों ने किया। अरिक मेडू पुंडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। कलिंग राजा खारवेल के हाथ गुफा अभिलेख, रुद्रदामन के जूनागढ़ गिरानर अभिलेख, समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख इत्यादि ऐतिहासिक जानकारियों को दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला है पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल।
पूर्व पाषाण काल का मतलब पुराना पाषाण काल, मध्य पाषाण यानी पाषाण काल यानी बीच का, और नव पाषाण काल यानी नया युग की शुरुआत। पूर्व पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। यानी पूर्व पाषाण काल में जो है इंसान जो है उनकी जीविका जीने का अस्तित्व जो है शिकार था। यानी बिना अगर शिकार न कर पाए तो वो अपनी जीविका नहीं चला पाएंगे। इस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्रहण काल भी कहा जाता है। यानी पूर्व पाषाण काल को जो है आखेटक तथा खाद्य संग्रहण काल भी कहा जाता है। लगभग 36,000 ईस्वी पूर्व में आधुनिक मानव पहली बार अस्तित्व में आया। यानी 36,000 ईस्वी पूर्व में आधुनिक मानव पहली बार जो है अस्तित्व में आया था। आधुनिक मानव को होमो सेपियन भी कहा जाता था। यानी उन्हें जो एक नाम दिया गया होमो सेपियन के नाम से जाना जाता था। मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कुत्ता था। यानी पहली बार जब इंसानों ने कुछ पालना शुरू किया तो उनका पहला जो था क्या था, कुत्ता था। अगर पेपर में पूछे कि पाषाण काल में यानी पूर्व पाषाण काल में सबसे पहले कौन से जानवर को पाला गया, तो आपका जवाब होगा कुत्ता। उन्होंने पहली बार कुत्ता पाला था, जिसे मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया। यानी उन्होंने कुत्ता पाला, उसके बाद उन्होंने मध्य पाषाण काल में जो है उसको पालतू बना लिया। यानी पालते थे पर मध्य पाषाण काल में जाते जाते उन्होंने पालतू बना लिया। आग की जानकारी मानव को पूर्व पाषाण काल से ही थी। यानी उन्होंने आग की खोज जो है पूर्व पाषाण काल में ही पहले ही कर ली थी, लेकिन इसका उपयोग जो है उन्होंने नव पाषाण काल में किया। यानी खोज जो है पूर्व पाषाण काल में की, लेकिन मध्य पाषाण काल में इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या किया लास्ट में, यानी नव पाषाण काल में इस काल में ही प्रारंभ हुआ था। नव पाषाण काल में मानव ने कृषि का कार्य प्रारंभ किया। यानी पूर्व पाषाण काल में वो सिर्फ मांस के भरोसे थे, यानी जानवरों को मारकर खाने के भरोसे थे, शिकार के भरोसे थे। लेकिन पूर्व पाषाण काल के बीतते मध्य पाषाण के बीतते नव पाषाण काल में उन्होंने कृषि करना सीख लिया, जिससे उनकी अस्थायी निवास की प्रवृत्ति विकास हुई। यानी कृषि की वजह से वो अस्थायी हो गए, एक जगह रुक गए। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट बुर्स फूट ने 1863 ईस्वी में प्रारंभ किया था। पाषाण काल की सभ्यता जो है अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट बूस्ट ने किया था। रॉबर्ट बूस्ट। भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। यानी भारत में कृषि करना जो है इन्होंने नव पाषाण काल के युग वाले मानवों ने मेहरगढ़ से जो है शुरू किया था। क्या शुरू किया था? कृषि करना शुरू किया था। पहली बार कृषि शुरू किया था मेहरगढ़ से। कहाँ हुआ था? भारत में मेहरगढ़ से शुरू किया गया था। बिहार में चिराद नामक नव पाषाणकालीन स्थल से हड्डी के औजार मिले हैं। यानी बिहार के अंदर जो है, जो आज के समय का बिहार है, वहाँ पे जो है नव पाषाणकालीन के स्थल यानी उस जगह से जो है हड्डियों के कुछ औजार मिले हैं। यानी पहले पत्थर से, फिर लकड़ियों से, फिर हड्डियों से, इस तरह से करके औजार बनते थे, जिससे वो जानवरों को मारकर या फिर अन्य चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते थे, कि औजार मिले हैं। उसके बाद है अगला पॉइंट है, पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य बेलंग घाटी इलाहाबाद से प्राप्त हुआ था। औजारों में प्रयुक्त की जाने वाली पहली धातु तांबा थी। कई बार पूछता है कि औजारों में सबसे पहले किसका ज्ञान हुआ था? तो पहली धातु क्या थी? तांबा थी। तांबा। इस धातु का ज्ञान मनुष्य को सर्वप्रथम हुआ। यानी सोने, चांदी, हीरे, मोती, इन सभी चीज़ों से पहले जो है लोगों को तांबा का ज्ञान हुआ। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कुल्डी हवा इलाहाबाद से पाया गया। यानी चावल की खेती जो है सबसे पहले इलाहाबाद से शुरू हुआ था। और पहियों का आविष्कार नव पाषाण काल में ही हो गया था। यानी जैसे रेलगाड़ी के पहिए या किसी भी चीज़ के पहिए जो है, पहियों की सोच जो है नव पाषाण काल में ही आ गई थी। और उसके बाद बनते बनते अब तो बहुत सारी चीज़ें बन गई हैं, लेकिन नव पाषाण काल में ही जो है पहियों का क्या हुआ था? काल शुरू हुआ था। यानी पहिए बनाने का काल शुरू हुआ था। ये कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके सामने। सिंधु सभ्यता उर्फ हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल उल्खनकर्ता। इसमें आपको प्रमुख स्थलों के नाम मिल जाएंगे। उल्खनकर्ता यानी इस सभ्यता के उनके नाम मिल जाएंगे, किस ईस्वी में बना था, और इन नदियों के बारे में भी मिल जाएगा आपको नाम।
सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दया राम साहनी ने तत्कालीन भारतीय पुस्तक पुरातत्व विभाग के निर्देशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई कर इस सभ्यता की खोज की थी। यानी सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जो है राय दयाराम साहनी ने जो है इस सभ्यता की खोज निर्देशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की जो है क्या की थी, खुदाई की थी और इस सभ्यता की क्या की थी, खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता के पश्चात 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की थी। अब स्थल उस जगह का नाम था मोहनजोदड़ो ने ही जो है उस स्थल की खोज की थी। रेडियो कार्बन C40 विशेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2315 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई। सिंधु सभ्यता की अन्य नदी घाटियों तक विस्तृत रूप से पता चलने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से अधिक जाना जाता है। यानी पहले उसके नाम का कुछ और मतलब था, पर धीरे धीरे करके हड़प्पा सभ्यता ही उसका मूल रूप नाम पड़ गया। हड़प्पा सभ्यता को इस नगरीय सभ्यता का प्रथम उत्खनन स्थल होने के कारण नामकरण का यह सम्मान प्राप्त हुआ। सिंधु सभ्यता के हड़प्पा के कुछ और भी हैं, जिसमें नदियाँ, वर्तमान स्थिति, महत्वपूर्ण साक्ष्य भी हैं। वर्तमान स्थिति में उसका क्या था और प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या थे। यानी पाकिस्तान का मटगोमरी जिला, वहाँ पे तांबे का पैमाना, तांबे की कगड़ी, तांबा गलाने की भट्टी, अनगानार, ये सब चीज़ें मिलती थी। जैसे चावल की भूसी में मानव के साथ कुत्ते का दफनाने का साक्ष्य, यही सब चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करके हमें सपोर्ट कर दीजिए, ताकि हम इस तरह से और भी अच्छे आपके लिए वीडियो बनाते रहें, ताकि हमारी मेहनत ज़ाया न हो जाए और आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, आशा करते हैं आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक सैंधव स्थल गुजरात में पाए गए। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का संयोगीन सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। काली बग्गा का अर्थ काले रंग की चूड़ी भी होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता नगर निर्माण योजना का होना था। एक सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली इस सभ्यता की नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता का समाज मृत सत्तात्मकता था। कृषि तथा पशुपालन के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार भी अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि था। विश्व में सर्वप्रथम यहीं के निवासियों के एक कपास की खेती प्रारंभ की थी। मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाता था। यूनानियों ने इसे सिंडा कहा, जो सिंधु का ही यूनानी रूपाण है। हड़प्पा सभ्यता के आंतरिक तथा विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार होता था। व्यापारिक वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। माप तौल की इकाई संभवतः 16वीं के अनुपात में थी। हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन संभवतः वाणिक वर्ग द्वारा चलाया जाता था। इस सभ्यता में मातृ देवी की उपासना यानी धरती माता की उपासना का प्रमुख स्थान था। साथ ही पशुपति, लिंग योनि, वृक्षों एवं पशुओं की भी पूजा की जाती थी। यानी उस समय जो है पशुपति यानी पशुओं की, लिंग योनि, वृक्षों की, पशुओं की भी पूजा की जाती थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु था। यानी जिसके पीछे कुबड़ होता था, और उस जैसे आज के समय में तो है नहीं, बट उस समय पहले था, जिसे खेत जोतने का काम किया जाता था। उसकी पूजा का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। इस काल में मंदिर के अवशेष नहीं मिलते थे। यानी इस काल में जो है मंदिर का अवशेष नहीं, इसी जानवरों की, इसी तरह से वृक्षों की पूजा होती थी। उस समय मंदिरों का कोई जो है अवशेष यानी मंदिर नहीं मिलते थे। इस सभ्यता के निवासी मिट्टी के बर्तन का निर्माण और मुहरों के निर्माण, मूर्ति का निर्माण आदि कलाओं में प्रवीण थे। यानी उस समय के लोग मिट्टी का बर्तन, मुहरों का निर्माण, मुहरों जैसे वो मुहर, आज के समय में पैसा है, उस समय मुहर यानी किसी पे छाप लगाना, मूर्ति का निर्माण आदि कला में जो है निपुण थे, वो बहुत अच्छे से करते थे।
मुहरें अधिकांश सेलगड़ी की बनी होती थी। हड़प्पा सेलगड़ी की बनी होती थी। सेलगड़ी की बनी होती थी। हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं तथा दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी गई है। इस लेखन पद्धति को बुस्टो फेदम कहा गया है, यानी जो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखी जाती थी उसका नाम बुस्टो फेदम था, बुस्टो फेदम कहा जाता था। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, यानी जो दाएं से बाएं बाएं से दाएं लिखा गया अब तक उसका पढ़ा, ऐसी वो लिपि थी जिसको हम आज तक जो है शायद पढ़ा नहीं गया। जैसे हम लोग दाहिने ऐसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, और बाकी लोग क्या है ऐसे लिखते हैं, यानी दाएं से बाएं वो दोनों साइड से लिखा जाता है, ऐसे भी और ऐसे भी। हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने एवं जलाने की प्रथा प्रचलित थी, यानी शवों को दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था, जैसे आज के समय में भी होता है। मानव शास्त्रियों के अनुसार 4 जाति समूहों पुट्रो ऑस्ट्रेलायड भूमध्य सागरी मंगोलियम एवं अल्पाइन द्वारा इस सभ्यता का निर्माण हुआ था। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, लाइक करते हुए जाइएगा, ताकि हम इसी तरह के और भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।